हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नील कुमार यादव और आज हम स्टडी करने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स में क्लासिकल मैकेनिक्स सब्जेक्ट है। और क्लासिकल मैकेनिक्स सब्जेक्ट में आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन लॉ। कंजर्वेशन लॉ में हम लिनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितने हमारे मैकेनिकल्स क्वांटिटी हैं उन क्वांटिटी पर आज स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि हमको पता है कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स में जनरली हम न्यूटन मैकेनिक्स के फार्मूला की यूज़ करते हैं, जबकि जनरली ये जो टॉपिक हमारा कंजर्वेशन ला है उसमें तो खास करके ये न्यूटन मैकेनिक्स ही यूज़ होने वाला है। न्यूटन मैकेनिक्स का सेकेंड जो लॉ है वो यूज़ होने वाला है। तो जैसे कि हमको पता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है कि जो बेस होता है उसका वो न्यूटन मैकेनिक्स ही है। तो न्यूटन मैकेनिक्स को अप्लाई करके उस पर कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे और कंडीशन के थ्रू हम बताएंगे जो हमारे मैकेनिकल्स क्वांटिटी हैं, क्या वो मैकेनिकल्स क्वांटिटी कांस्टेंट हैं टाइम के साथ, ये देखेंगे अपन। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले टॉपिक में हमारा है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो कि कंजर्वेशन लॉ के ही अंतर्गत आता है। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम में देखते हैं, कोई हमारे पास पार्टिकल है, लेट अस अ पार्टिकल एंड इट्स मास इज m, and we can apply the force F is acting on the particle, and according to the Newton's second law we can write here F equal to dp by dt equal to dmv by dt। तो हमारे पास कोई पार्टिकल है, पार्टिकल का मास लिया हमने m और उस पर हमने कोई फोर्स अप्लाइड किया F। तो जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है उसके हिसाब से हम उसको क्या लिखेंगे, उस पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स F हो गया, उसका मास m हो गया, उसका मास क्या हो गया, m हो गया, और उसका जो है वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया। तो F इक्वल टू डी पी बाई डी टी लिख सकते हैं उसको। F इक्वल टू जैसे एम ए होता है तो ए को अपन डी पी बाई डी टी ले सकते हैं, क्योंकि डी बाई डी टी डी एम वी बाई डी टी लिख सकते हैं उसको। तो फॉर्मूला क्या हो गया अपना, F इक्वल टू डी पी बाई डी टी इक्वल टू डी एम वी बाई डी टी हो गया। तो इसको ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 15 ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 15 में जो आप P देख रहे हैं यहाँ पे, स्मॉल p जो देख रहे हैं डार्क लेटर में, वो क्या है, पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम है। एंड जो हमारे पास हमने जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया हुआ है, यदि ऐसा कंडीशन ले लें कि जो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया हुआ है वो अब्सेंस है, या फिर उस पार्टिकल पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ही नहीं करते हैं, देन पार्टिकल्स ऑफ वेलोसिटी इज जीरो। तो क्या लिखेंगे उसको, डी पी बाई डी टी इक्वल टू डी एम वी बाई डी टी इक्वल टू जीरो लिखेंगे। And then our linear momentum is constant or conserve, and so we can write here p equal to mv equal to a constant, and this equation is 16, and equation 16 is so the conservation theorem for a free particle, and it is a linear momentum for a particle is conserve। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो पार्टिकल के लिए कंजर्वेशन लॉ में जो लिनियर मोमेंटम है वो क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया एक तरीके से, कि हम पार्टिकल पर जो है फोर्स अप्लाइड करके उसके एक्सेलरेशन कैसे ले सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं, उसको वेलोसिटी कैसे दिखा सकते हैं। और उस पार्टिकल पर यदि हम अपना जो फोर्स है वो अप्लाइड ना करके उस पर जो है अब्सेंस करके, फोर्स को जो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया उसको अब्सेंस कर करके कैसे उसको कांस्टेंट ले सकते हैं, उसका वेलोसिटी जो है कैसे कांस्टेंट हो गया। एक तरीके से ये कहा जाए कि पार्टिकल पर जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो वो उसका जो एनर्जी था, ठीक है, पार्टिकल का जो पोटेंशियल एनर्जी था वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया, यानी कि उसको हमने लिखा F इक्वल टू डी एम वी बाई डी टी लिखा। एंड अब उसी फोर्स को हम यदि वहाँ से हटा लें उस पार्टिकल से, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो फिर से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, उसका जो लिनियर मोमेंटम वो कांस्टेंट हो जाएगा। यही दोनों जो बेस है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यही दोनों ज़्यादातर वेलोसिटी से रिलेटेड जितने भी क्वांटिटीज होंगे उसमें यूज़ होगा, उनका बेसिक है मान के चलिए। आइए आगे चलते हैं। एंड इसी सेक्शन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। फिर से वही काम करते हैं, यहाँ पर कोई पार्टिकल पी ले लिया हमने। यहाँ पे ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट्स, जो कैपिटल पी है जो कि डार्क नहीं है वो पार्टिकल के लिए है, और यहाँ पे जो स्मॉल पी लेंगे वो लिनियर मोमेंटम के लिए होगा पार्टिकल के। तो हम एंगुलर मोमेंटम के लिए यहाँ पे फार्मूला डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो कोई हमारे पास पार्टिकल P है जिसका हमने क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करना है। उसका मास ले लेते हैं, पार्टिकल का मास ले लेते हैं m। तो इसको डिफाइन क्या कर लेते हैं, इस फॉर्मूले से डिफाइन कर लेते हैं, J इक्वल टू आर क्रॉस P से डिफाइन कर लेते हैं। किससे हमने डिफाइन कर लिया,
जे इक्वल टू आर क्रॉस पी से। तो ये फॉर्मूला हो गया किसके लिए, लीनियर मोमेंटम के लिए, ठीक है, सॉरी एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला हो गया। तो जे इक्वल टू आर क्रॉस पी ये हमारा एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला हो गया, जिसमें जो आर देख रहे हैं वह आर क्या है, पोजिशन वेक्टर है पार्टिकल के लिए, पार्टिकल के लिए क्या है, पोजिशन वेक्टर है। एंड जो यहाँ पी देख रहे हैं स्मॉल पी डार्क लेटर में, वो क्या है, उसका लीनियर मोमेंटम है। अभी भी हमने जो ऊपर सेक्शन में देखा था कि लीनियर मोमेंटम कैसे कंजर्व हुआ, वही वाला पी है ये। तो पी इक्वल टू यहाँ पे हमने एम भी लिया हुआ है, एंड इट इज ए लीनियर मोमेंटम ऑफ आर पार्टिकल। अब यहाँ पे हम उस पार्टिकल पर फोर्स अप्लाइड करते हैं, तो जो उस पार्टिकल के लिए जो हमने फोर्स अप्लाई किया है उसको टार्क के फॉर्म में लें, ठीक है, बल आघूर्ण के रूप में लें। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणित दूरी, यानी कि इसको हम यहाँ पे टाउ से शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे डायग्राम पे आते हैं हम, डायग्राम पे देख रहे हैं यहाँ पे जो ओ है क्या है, ओरिजिन पॉइंट है। इस ओरिजिन पॉइंट से ये जो पार्टिकल पी है ये आर डिस्टेंस पर है, दैट मीन्स इसका आर क्या है, पोजिशन वेक्टर हो गया। एंड पी वेलोसिटी से क्या, पी उसका लिनियर मोमेंटम है, जहाँ पी इक्वल टू एम भी लिया है, जो वी वेलोसिटी से पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इस पर जो टार्क लगेगा, ठीक है, ये जो ओरिजिन पॉइंट ओ से जो है पार्टिकल पर जो टार्क लगेगा, उसको हम किससे डिफाइन कर रहे हैं, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ से डिफाइन कर रहे हैं। बल आघूर्ण बराबर क्या हो गया, बल गुणित दूरी हो गया। वही वाला फॉर्मूला यूज हुआ है यहाँ पे। तो जो हमारा इक्वेशन 18 है, जो हमारा इक्वेशन 18 है वो क्या हो गया, हमारा इक्वेशन 18 हमारा हो गया टार्क हो गया, जिसको हमने आर क्रॉस एफ लिखा है यहाँ पे। हमको पता ही है कि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट यूज होता है, एंगुलर मोमेंटम में भी क्रॉस प्रोडक्ट यूज होता है। तो ये इक्वेशन 17 इसको हमने लिया है, एंड इक्वेशन 18 हमने टार्क को लिया है। अब क्या करते हैं, जो हमारा इक्वेशन 17 है उस इक्वेशन 17 को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। टाइम के रिस्पेक्ट में जो है वन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जो हमारा जे है, ये जे क्या बनेगा, जिसको हमने एंगुलर मोमेंटम कंसिडर किया हुआ है, वो जे हमारा क्या बनेगा, डी जे बाई डी टी बनेगा, इक्वल टू डी आर क्रॉस पी बाई डी टी बनेगा। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है विद डिफ्रेंशिएट वन टाइम है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक टाइम जो है आर कांस्टेंट रहेगा, एक टाइम पी कांस्टेंट रहेगा, फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं डिफरेंशिएट के लिए। एंड डी आर बाई डी टी क्रॉस पी, यहाँ पे पी कांस्टेंट रहे वन टाइम, एंड आर क्रॉस डी पी बाई डी टी, यहाँ पे जो है एक बार जो है आर कांस्टेंट रहा सेकेंड टाइम में। अब इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। जैसे हमको पता है कि डी आर बाई डी टी है, डी आर बाई डी टी क्रॉस पी को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। तो डी आर बाई डी टी क्रॉस पी, तो पी इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, एम भी लिखेंगे, एंड डी आर बाई डी टी को भी लिखेंगे। तो एक तरीके से यहाँ पे जो मास है वो तो कांस्टेंट रहा, यहाँ पे जो मास है वो क्या रहा, कांस्टेंट रहा। तो वी क्रॉस भी दैट मीन्स ये क्या हो गया, जीरो हो गया। वी क्रॉस भी दैट मीन्स क्या हो गया, ये जीरो हो गया। एंड आर क्रॉस डी पी बाई डी टी है, तो डी पी बाई डी टी को हमने क्या लिखा था, एफ लिखा था लीनियर मोमेंटम में, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में। तो यहाँ पे हम आर क्रॉस क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट हियर डी जे बाई डी टी इक्वल टू आर क्रॉस एफ। हमने क्या लिखा, डी जे बाई डी टी इक्वल टू आर क्रॉस एफ लिखा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इक्वेशन 18 है वहाँ वो टार्क इक्वल टू क्या है, आर क्रॉस एफ आ गया। एंड जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है, जिसको हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया वन टाइम, वह भी आर क्रॉस एफ आ गया। दैट मीन्स ये दोनों इक्वल हो गए। सो वी कैन राइट हियर टाउ इक्वल टू डी जे बाई डी टी इक्वल टू डी आर क्रॉस पी बाई डी टी लिख सकते हैं। इसको अपन इक्वेशन 19 से शो कर लेते हैं, इक्वेशन 19 से डिफाइन कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो टार्क है एंड जो एंगुलर मोमेंटम है, तो एंगुलर मोमेंटम को हमने टाइम के रिस्पेक्ट में वन टाइम डिफरेंशिएट कर देने से हमको क्या मिल जा रहा है, जो टार्क है वही मिल जा रहा है, उसी का फॉर्मूला मिल जा रहा है, वही डिफाइन हो जा रहा है। तो हम इसको क्या कहें, तो इसको अपन बोल सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है पार्टिकल का, ठीक है, एंड टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू द टार्क ऑफ एक्टिंग ऑन इट पार्टिकल्स। सो वी कैन राइट हियर इक्वेशन 19 एंड इक्वेशन 15। जो हमारा इक्वेशन 15 था जो टार्क था, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस जो पी हमने लिया हुआ था, उस इक्वेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो इक्वेशन 19 ये हमारा आ गया, इक्वेशन 19 ये था हमारा, ये इक्वेशन 19। और जो इक्वेशन 15 था वो क्या था, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस पी था। तो इक्वेशन 19 और इक्वेशन जो 15 है वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, एनालॉग हैं, यानी कि एक दूसरे के लिए इक्वल हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो टाइम रेट ऑफ चेंज है एंगुलर मोमेंटम के लिए ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू द टार्क। सो वी कैन राइट हियर इक्वेशन 19 एंड इक्वेशन 15 इज इक्वल
and we can write here tau equal to r cross p, r d by dt r cross p। अब यदि हम क्या करते हैं कि जो हमने टार्क अप्लाइड किया है पार्टिकल पर, वो टार्क को अपन एब्सेंस कर लेते हैं, उसको अंडर द कंडीशन क्या कर लेते हैं, ज़ीरो कर लेते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, टाउ इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे। सो देन वी कैन राइट हियर डी जे बाई डी टी इक्वल टू ज़ीरो, आर जे इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जो वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है पार्टिकल का, वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। जो हमने फोर्स अप्लाइड किया था उसको हमने हटा लिया, तो एक तरीके से जो टार्क अप्लाई किया था उसको हटा लिया। तो so we can write here therefore the angular momentum of a particle is constant of motion in the absence of any external torque, and this we can conserve. A conservation theorem is called the conservation of angular momentum of a particle, of a free particle। तो इस तरीके से हमारा जो इक्वेशन 20 है वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को शो कर रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आएगा, तो इसी पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ही देख लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में यहाँ पे हम तीन चीज़ डिफाइन करने वाले हैं। एक तो वर्क हो गया, दूसरा काइनेटिक एनर्जी हो गया, एंड उससे जो रिलेटेड फार्मूला होगा वो मिलाकर तीन डिफाइन करेंगे यहाँ पे। जनरली तो मेन दो ही है यहाँ पे, एक वर्क है एंड दूसरा क्या है, एंड दूसरा है हमारा काइनेटिक एनर्जी। एक वर्क हो गया एंड दूसरा क्या है, काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो इस तरीके से हम दोनों का मिक्स्ड फार्मूला यहाँ पे बनाने वाले हैं। सबसे पहले वर्क को डिफाइन कर लेते हैं। वर्क क्या कहता है, वर्क क्या कहता है कि वर्क, जैसे कि हमको पता है हिंदी में कार्य बराबर अपन क्या करते हैं, बल गुणित दूरी लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट में आता है। ठीक है, अभी कहेंगे तो आपने टार्क लिया था सर बल गुणित दूरी, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट था। ठीक है, और यहाँ पे जो वर्क होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस डॉट प्रोडक्ट में लेते हैं यहाँ पे। तो work done by an external force F when the particle displacing from point 1 to point 2 is defined as the W12 equal to integration limit 1 to 2 F into dr। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, फिर समझ सकते हैं कि कार्य हुआ तब माना जाता है जब जो है पार्टिकल एक स्थान से दूसरी जगह क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल में। पार्टिकल में जो है जब हम वर्क करते हैं, उस पर कोई फोर्स अप्लाइड करते हैं, तो पार्टिकल क्या करता है, वन प्लेस से दूसरे प्लेस में क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है। तो हम ये मानते हैं कि पार्टिकल पर हमने वर्क किया। ठीक है, अब यदि किसी पर अपन वर्क करेंगे, उस पर फोर्स अप्लाइड करेंगे और पार्टिकल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो हम ये समझेंगे कि वहाँ पे हमारा जो फोर्स है वो जीरो रहा, जो फोर्स है वो जीरो हो गया, दैट मीन्स हमारा वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वर्क भी वहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो हमने वर्क को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है W12 एंड इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 2 डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसलिए यहाँ पे जो इंटीग्रेशन लिमिट लगा है वो क्या बना है, 1 to 2 बन गया है। इंटीग्रेशन लिमिट क्या बन गया, 1 to 2 बन गया, एंड F इंटू डी आर हो गया। क्योंकि डी आर हमने इसलिए लिया कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हो रहा है, 1 to 2 चेंज हो रहा है, तो इंटीग्रेशन के लिए तो लेना ही पड़ेगा, उसको डी आर लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से इक्वेशन ये 21 हो गया। अब दूसरा जो है इसी में काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ हम फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ इक्वल टू एम ए होता है। तो जिसको हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एफ इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी लिख रहे हैं, ए को यहाँ पे डी वी बाई डी टी के फॉर्म में लिख रहे हैं। एंड जो हमारा वर्क है एफ इंटू डी आर, इस क्वांटिटी का हमको क्या चाहिए, इस क्वांटिटी का हमको चाहिए वैल्यू। कैसे वैल्यू निकालें, एफ इंटू डी आर का, एफ इंटू डी आर का हमको वैल्यू चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, एफ का एक वैल्यू चाहिए एंड डी आर का वैल्यू चाहिए, तो दोनों का निकाल लेते हैं वैल्यू, डी आर का एंड एफ का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एफ इंटू डी आर इक्वल टू, इसको थोड़ा सा अपन फार्मूला बना लेते हैं। एफ इंटू डी आर को क्या लिखेंगे अपन, एम इंटू डी वी बाई डी टी इंटू डी आर लिखा हमने, ऐसे लिख सकते हैं। एफ के लिए हमने एम इंटू डी वी बाई डी टी लिखा, इंटू डी आर का डी आर हो गया। एंड एम तो कांस्टेंट है हमारा जो कि पार्टिकल का मास है, एंड एम डी वी बाई डी टी इंटू वी डी टी लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे जो डी आर है, यहाँ पे जो डी आर देख रहे हैं, डॉट डी आर देख रहे हैं, उसको बनाया गया है वी डी टी करके। कैसे वी डी टी बना दिया हमने बना दिया डी आर इक्वल टू डी आर बाई डी टी इंटू डी टी, ऐसा बना सकते हैं उसको, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, डी आर बन जाएगा आपका। फिजिक्स में हमेशा नेक्स्ट स्टेप को सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला स्टेप आता है, इसलिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डी आर को अपन जो है वी डी टी बना देते हैं। तो डी आर इक्वल टू हमने क्या बना लिया, वी डी टी बना लिया, डी आर बाई डी टी इंटू डी टी करके।
अब देखिए यहाँ पे जो हमारा v है, ठीक है, जो हमारा v है वो डॉट प्रोडक्ट में है, यहाँ पे किस में है, डॉट प्रोडक्ट में है। तो m तो हमारा कांस्टेंट है, हमने कांस्टेंट ही रखा है, एंड यहाँ पे जो d बाई डी टी है उसको हमने बाहर निकाल लिया, एंड हाफ लगा करके डिफ्रेंशिएट करके v डॉट v इंटू डी टी कर लिया हमने। इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई वी डॉट वी करेंगे तो वी स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो कैंसिल हो, 2 बाई भी आएगा तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो इसलिए इसको हमने बनाया है, ऐसा फार्मूला बनाया है, एज ए फार्मूला बनाया है, यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो इक्वल टू एम डी बाई डी टी हाफ वी डॉट वी लिख सकते हैं, इंटू डी टी लिख सकते हैं, इक्वल टू डी हाफ एम वी स्क्वायर लिख लिए इसको, वी डॉट भी क्या हो गया, वी स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से हमारा एफ इंटू डी आर इक्वल टू क्या आ गया, इक्वल टू आ गया डी हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे डी को आप नेगलेक्ट भी मान सकते हैं। अब जो हमारा इक्वेशन 21 है, इक्वेशन जो 21 है वहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे, एफ इंटू डी आर की जगह में हाफ एम वी स्क्वायर, क्या पुटअप करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर पुटअप करेंगे। हाफ एम वी स्क्वायर पुटअप करने पर उसको क्या करना है, अपने को 1 to 2 इंटीग्रेशन लिमिट लगा के डिफ्रेंशिएट करना है। तो आइए उसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। इक्वेशन 21 में उसको हमने पुटअप कर दिया, तो W1 इक्वल टू क्या मिल गया, 2 से 1 इंटीग्रेशन हो गया, एफ इंटू डी आर था हमारा इक्वेशन 21। अब यहाँ पे एफ इंटू डी आर की जगह हमने क्या रखना है, वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर रखना है, डी हाफ एम वी स्क्वायर रखना है फार्मूले के हिसाब से, एंड तो इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 2 एंड डी हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू, अब ये क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होगा, एक बार भी की जगह में v1, एक बार भी की जगह में v2 रखाएगा इंटीग्रेशन लिमिट लगा के। तो इंटीग्रेशन लिमिट लगाने के बाद जो है इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ एम वी टू का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हाफ एम वी स्क्वायर देख रहे हैं वो तो हमको पहले पता है कि v जो है डॉट प्रोडक्ट में है, दैट मीन्स वो क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा, वहाँ पे स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा, जिसको अपन यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर को अपन टी से शो कर रहे हैं, किससे शो करेंगे, टी से शो करेंगे, टी से डिनोट करेंगे। एंड हाफ एम वी स्क्वायर वी टू है, v2 के स्क्वायर है ना, हाफ एम वी स्क्वायर v1 है, तो v1 वाले के लिए t1 लेंगे एंड v2 वाले के लिए t2 लेंगे। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं w1 टू इक्वल टू 1 से 2 इंटीग्रेशन लिमिट हो गया f इंटू डी आर इक्वल टू t2 माइनस t1 लिखेंगे। ये आपके हो जाएगी इक्वेशन 22। तो जो इक्वेशन 22 है वो हमारा क्या बताता है, वर्क एनर्जी थ्योरम बताता है। क्या बताता है, वर्क एनर्जी थ्योरम बता रहा है पार्टिकल के लिए। तो यह भी एक तरीके का कंजर्वेशन लॉ हुआ कि जो वर्क है वो क्या हो जा रहा है, कंजर्व हो जा रहा है काइनेटिक एनर्जी के साथ। काइनेटिक एनर्जी दैट मीन्स वही है जो शुरू में मैंने बेस बताया कि अभी यदि आप पार्टिकल पर जो है फोर्स अप्लाइड करते हैं, तो पार्टिकल पर फोर्स अप्लाइड करने से पहले वो तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी था वो तो कंजर्व था। अब पार्टिकल पर जैसे आपने अप्लाई किया एक्सटर्नल फोर्स, वो पोटेंशियल एनर्जी से उसका जो है काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। अब जैसे अब वहाँ से जब काइनेटिक एनर्जी में पार्टिकल है यानी कि मोशन में है, तो काइनेटिक एनर्जी रिमूव हो जाएगा जब आप फोर्स वहाँ से हटा लेंगे, एब्सेंस कर लेंगे, तो फिर से जो पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में फिर से चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स क्या कहा जाएगा कि टोटल एनर्जी जो है कंजर्व हो गया। यही काम जो है फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में हो रहा है। तो यहाँ पर भी जो वर्क एनर्जी है, वर्क एनर्जी थ्योरम है, वो भी कंजर्व हो गया। अगले सेक्शन में हम फिर से नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जहाँ पे समझ में नहीं आए वहाँ पे कमेंट जरूर करिए ताकि हम आपके सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद, थैंक यू।